नमस्कार एंड वेलकम टू जैक बोर्ड वाला। मैं हूं आकाश सेन और आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th इकोनॉमिक्स पर बात करने वाले हैं। स्पेशली उन सभी प्रश्नों पर बात करेंगे जो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है या वर्तमान समय में एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यदि हम लोग उसका प्रश्न संख्या 1 के साथ प्रारंभ करें तो प्रश्न संख्या 1 हम लोगों को पूछा जा रहा है, वह कौन सा सांख्यिकीय माप है जो दो अथवा दो से अधिक सांख्यिकीय श्रृंखलाओं में परस्पर संबंधों का अध्ययन करता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का सहसंबंध। ठीक है, आगे यदि बात करें प्रश्न संख्या 2 पर, तो जिसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से सही कथन का चयन करें। ठीक है, तो जो 4 ऑप्शन दिया गया है उसके हिसाब से सहसंबंध द्वारा सहप्रसरण का माप किया जा सकता है। ठीक है, ये हो जाएगा आप लोगों का आंसर। ठीक है, आप बोलोगे सर ऑप्शन को क्यों नहीं पढ़ रहे हो, तो ऑप्शन को पढ़ने पर आपका जो वीडियो है ये बहुत लंबा बन जाएगा और एग्ज़ाम के लिए आप लोगों के पास अभी टाइम कम है, तो कम टाइम पर ज़्यादा पढ़ना है, तो इसी के कारण मैं इसको नहीं पढ़ रहा हूँ और आप लोगों को सीधे बता रहा हूँ। ठीक है, प्रश्न संख्या 3 पर बात करें तो जिसमें कह रहा है कि सहसंबंध इनमें से किसका माप करता है। तो इन चारों ऑप्शन में से जो है सहसंबंध जो है आप लोगों का दो चरों के बीच संबंध की मात्रा का माप करता है और दो चरों के बीच संबंध की तीव्रता का माप करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, मतलब ए तथा बी दोनों। ठीक है, आगे बात करें प्रश्न संख्या 4 पर, तो जिसमें पूछा जा रहा है कि किस सहसंबंध गुणांक को सरल सहसंबंध भी कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का कार्ल पियर्सन सहसंबंध गुणांक को। ठीक है, आगे यदि बात करें प्रश्न संख्या 5 पर, तो जिसमें पूछा जा रहा है हम लोगों को कि जब दो चरों x एवं y का मान एक ही दिशा में परिवर्तित होता है तो वह उदाहरण है। तो वह उदाहरण किस चीज़ का है, ये हो जाएगा धनात्मक सहसंबंध का। ठीक है, प्रश्न संख्या 6 पर बात करें तो जिसमें पूछा जा रहा है कि जब दो चरों x एवं y के बीच परिवर्तनों का अनुपात सदैव स्थिर रहता है उसे कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग रेखीय सहसंबंध कहते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 3 जिसमें हम लोगों को पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से गलत कथन का चयन करें। तो यहाँ पर जो दिया गया उसके हिसाब से गलत कथन है कि आयत चित्र द्वारा सहसंबंध को मापा जा सकता है, ये जो है गलत कथन होगा। ठीक है, प्रश्न संख्या यदि हम लोग 8 पर आए तो प्रश्न संख्या 8 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि वह चित्र जो साहचर्य के स्वरूप को विशेष संख्यात्मक मान दिए बिना दृश्य रूप में प्रस्तुत करता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे हम लोग कहते हैं प्रकीर्णन आरेख या तो फिर बिंदु चित्र कहते हैं। ठीक है, आगे बात करें प्रश्न संख्या 9, तो कह रहा है कि नीचे दिए गए प्रकीर्ण आरेख बिंदु चित्र में या तो फिर बिंदु चित्र में सहसंबंध का मान क्या है। तो यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, जो आप लोगों को ये माप दिया गया है या तो फिर जो आरेख दिया गया है इसमें हम लोगों का हो जाएगा ये पूर्ण ऋणात्मक संबंध को दर्शाता है। ठीक है, आगे यदि बात करें प्रश्न संख्या 10 पर, तो जिसमें हम लोगों को पूछा गया है कि नीचे दिए गए प्रकीर्ण आरेख बिंदु चित्र में सहसंबंध का मान क्या है। तो ये जो है आप लोगों का हो जाएगा पूर्ण धनात्मक सहसंबंध को दर्शाता है। अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये ऋणात्मक क्यों दर्शाता है, क्योंकि ये ऊपर से आप देख सकते हो कि नीचे की ओर आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पर आप लोग धनात्मक सहसंबंध क्यों बोलोगे, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पर नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, इसी के कारण मतलब बढ़ रहा है तो धनात्मक, घट रहा तो ऋणात्मक को दर्शाएगा। आगे प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए प्रकीर्ण आरेख बिंदु चित्र में सहसंबंध का मान क्या है। तो ये जो आप लोगों को दिया गया है इसमें सहसंबंध का मान हो जाएगा आप लोगों का धनात्मक सहसंबंध। ठीक है, बस चित्र बदला है लेकिन आप देख सकते हो ये ऊपर की ओर जा रहा है, मतलब धनात्मक की ओर बढ़ रहा है, इसी के कारण ये धनात्मक हो जाएगा। यहाँ पर से हम आप लोगों को देख करके पता चल रहा होगा कि नीचे दिए गए प्रकीर्ण आरेख बिंदु चित्र में सहसंबंध का मान क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर सहसंबंध का मान क्या होगा, तो आप लोगों को 12 में इसका आंसर देना है। ठीक है, आप लोग खुद इसका आंसर दोगे। आगे यदि बात करें प्रश्न संख्या 13 पर, तो जिसमें हम लोगों को पूछा जा रहा है कि नीचे दिए गए प्रकीर्ण आरेख बिंदु चित्र में किस प्रकार के सहसंबंध को दर्शाता है। ये आप लोगों को नया दिख रहा होगा। ठीक है, तो इसीलिए इसका हो जाएगा आप लोगों का अरेखीय सहसंबंध। ठीक है, अरेखीय सहसंबंध, इसको याद रखिएगा। यदि बात करें प्रश्न संख्या 14 पर, तो जिसमें हम लोगों को पूछा जा रहा है कि सहसंबंध गुणांक के गुण है। तो सहसंबंध गुणांक के क्या गुण होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का सहसंबंध गुणांक की कोई इकाई नहीं होती, यह भी बिल्कुल सही है। सहसंबंध गुणांक का मान -1 तथा +1 के बीच होता है, यह भी सही है।
और सहसंबंध गुणांक का ऋणात्मक मान चरों के बीच विपरीत संबंध को दर्शाता है और सहसंबंध गुणांक का धनात्मक मान चरों के बीच सीधा संबंध को दर्शाता है। ये भी हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, बात करें यदि प्रश्न संख्या 15 पर, तो जिसमें हम लोगों को पूछा जा रहा है कि सहसंबंध गुणांक के चिन्ह का निर्धारण कैसे होता है। तो सहसंबंध गुणांक का चिन्ह का निर्धारण जो है वो होता है सहप्रसरण के चिन्ह के द्वारा। ठीक है, आगे बात करें प्रश्न संख्या 16 पर, तो जिसमें हम लोगों को पूछा जा रहा है कि यदि दो चरों के बीच सहसंबंध गुणांक का मान -1 है तो इन दो चरों के बीच कैसा सहसंबंध होगा। तो इसमें जो होगा पूर्णतः ऋणात्मक सहसंबंध होगा। ठीक है, आगे यदि बात करें प्रश्न संख्या 17, तो जिसमें हम लोगों को पूछा गया है कि यदि दो चरों के बीच सहसंबंध गुणांक का मान +1 है तो इन दो चरों के बीच कैसा सहसंबंध होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का पूर्णतः धनात्मक सहसंबंध। मतलब मान यदि ऋणात्मक आया तो पूर्णतः ऋणात्मक सहसंबंध होगा, और यदि मान आपका धनात्मक रहा तो धनात्मक सहसंबंध रहेगा। ठीक है, आगे यदि बात करें प्रश्न संख्या 18 पर, तो जिसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सहसंबंध का प्रकार है। तो यहाँ पर कौन सा सहसंबंध का प्रकार है वो आप लोगों को बताना है। तो धनात्मक सहसंबंध और ऋणात्मक सहसंबंध बिल्कुल होता है, सरल सहसंबंध और बहुमुखी सहसंबंध ये भी होता है, और रेखीय सहसंबंध और अरेखीय सहसंबंध ये भी होता है। तो इसी का आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, प्रश्न संख्या यदि 19 पर बात करें, तो जिसमें पूछा जा रहा है जब एक वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी मांग घट जाती है। उस वस्तु की कीमत और उस वस्तु की मांग के बीच कैसा सहसंबंध है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऋणात्मक सहसंबंध। ठीक है, क्योंकि घट रही है मांग, इसीलिए। आगे यदि बात करें तो यहाँ पर हम लोगों को प्रश्न संख्या 20, जिसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित मापों में कौन सा माप किसी भी प्रकार के सहसंबंध को माप सकता है। तो कौन सा माप जो है वो किसी भी प्रकार के सहसंबंध को माप सकता है, तो वो है कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक जो है यह माप सकता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 21 पर बात करें, तो जिसमें पूछा जा रहा है कार्ल पियर्सन सहसंबंध गुणांक का उपयोग कब नहीं किया जाता है। तो कब जो है इसका उपयोग नहीं किया जाता है, तो चरों के बीच गैर रेखीय संबंध जब हो तो उस टाइम इसका उपयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 22 पर आए, तो जिसमें हम लोगों को पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित सूत्रों में से कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक सूत्र है। यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिया गया है, इस 4 ऑप्शन में जो है कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक का सूत्र कौन सा है तो आपको बताना है। तो इसका सूत्र जो है आप लोगों का ये वाला हो जाएगा, R = सिग्मा x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार बाय √ सिग्मा x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। उसके बाद फिर है उसके अंदर √ सिग्मा y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा आप लोगों का आंसर। आपको लग रहा होगा कि सर ये तो ऐसे दिमाग से उतर जाएगा, खैर कोई दिक्कत नहीं है, आपको रटना ही पड़ेगा इस साल के लिए। 12th क्लास में आप लोगों को शुरू से पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो डिटेल में पढ़ाऊंगा। अभी तो नया चैनल है, कुछ दिन से मैंने स्टार्ट किया है। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना है, 12th में डिटेल में पढ़ाएंगे। अभी बस आप लोग किसी तरीके से रट लो। प्रश्न संख्या 23, जिसमें हम लोगों को पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक का एक दोष है। तो यहाँ पर जो 4 ऑप्शन है इसमें से कौन सा इसका दोष है वो आप लोगों को बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का कि चरों के बीच गैर रेखीय सहसंबंध पाया जाता है, जो तो यह भ्रामक निष्कर्ष दे सकता है। ठीक है, जिसके कारण इसमें क्या होता है, भ्रामक निष्कर्ष निकल सकते हैं, इसी के कारण यही इसका दोष है। प्रश्न संख्या 24 पर बात करें, तो जिसमें कह रहा है कि कोटि सहसंबंध गुणांक विधि का प्रयोग कब किया जाता है। तो कोटि सहसंबंध गुणांक का उपयोग जो है जब चर गुणात्मक प्रकृति के हो तब भी किया जाता है, चरों के बीच गैर रेखीय संबंध हो उस टाइम भी, और आंकड़ों के कुछ चरम मूल्य जब होता है तो उस टाइम भी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी में जो है कोटि सहसंबंध गुणांक विधि का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या यदि 25 पर बात करें, तो इसमें हम लोगों को पूछा जा रहा है कि कोटि सहसंबंध गुणांक का सूत्र निम्न में से कौन है। ठीक है, तो इसमें आप लोगों का 25 का जो आंसर है वो हो जाएगा आप लोगों का RS = 1 - 6 सिग्मा d² बाई n³ - n। ये जो है आप लोगों का आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, आगे बात करें प्रश्न संख्या 26 पर, तो जिसमें हम लोगों को पूछा जा रहा है कि सहसंबंध सामान्यतः इनमें से किस प्रकार के संबंध को नहीं दर्शाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कार्यकरण संबंध को नहीं दर्शाता है। प्रश्न संख्या 27,
इसमें पूछा जा रहा है कि सरल सहसंबंध के अंतर्गत अध्ययन किए जाने वाले दोनों चरों में कैसा संबंध पाया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का धनात्मक भी है, ऋणात्मक और कोई संबंध नहीं, ऐसा भी हो सकता है, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, प्रश्न संख्या 28 पर बात करें तो इसमें पूछा जा रहा है जब केवल दो चरों के बीच संबंधों का अध्ययन किया जाता है तो इससे क्या कहा जाता है। तो इसे कहा जाता है सरल सहसंबंध, इसको कहा जाता है। प्रश्न संख्या यदि 29 पर बात करें तो जिसमें पूछा जा रहा है जब 3 या इससे अधिक चरों के बीच संबंधों का अध्ययन किया जाता है तो इसे क्या कहा जाता है। तो इसे कहा जाता है बहुगुणी सहसंबंध। ठीक है, प्रश्न संख्या 30 पर बात करें तो जिसमें पूछा जा रहा है कि यदि r इक्वल टू 0 हो तो इसका अर्थ है कि, तो r इक्वल टू जब 0 रहे तो इसका अर्थ होता है कि कोई सहसंबंध नहीं है। ठीक है, तो ऐसे ही आप लोगों को और भी वीडियोस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरा मोटिवेशन लेवल बढ़ाने के लिए अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, मेरा मोटिवेशन लेवल जैसे जैसे बढ़ता रहेगा मैं आप लोगों के लिए इससे भी अच्छा कंटेंट देता रहूँगा या आप लोगों के लिए इससे भी अच्छा कंटेंट बनाता रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।